नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के दूसरे पेपर के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ शिक्षा शास्त्र के दूसरे पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि शिक्षा शास्त्र के दूसरे पेपर में आपको पढ़ना पड़ता है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यानी शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसी वजह से मैं उतना एनर्जी के साथ शायद आज ना पढ़ा पाऊं जितनी एनर्जी के साथ मैंने आपको कल समझाया था, कल पढ़ाया था। ठीक है, तो लेकिन बारीकी के साथ समझाने का प्रयास मैं करूंगा। ये क्वेश्चंस पेपर ही है, खास करके ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के हैं और अभी पेपर हुआ है, उसी पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा जिस तरीके से हमने पेपर 1 को सॉल्व किया था। और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। लगातार परीक्षाएं हो रही हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 26-27 की परीक्षा के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं पर्चे को देखता हूँ कौन कौन सा पेपर आपकी परीक्षा में आ सकता है या आने वाला है। देखिए, बीए सेमेस्टर 5 2025-26 का पेपर है ये। 26-27 के लिए भी, 28-29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एजुकेशन का दूसरा पेपर एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी कहते हैं। 2 घंटे का पेपर हुआ है आपका, 75 नंबर का पूर्णांक था। कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। बढ़िया तरीके से लिखा है। Attempt all questions, give answer of each questions in about 50 words. Each questions carries 3 marks. यानी कि आपको 3 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है डिफाइन स्टैंडर्ड डिवीजन, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण से क्या तात्पर्य होता है, आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, तीसरा प्रश्न है व्हाट इज मीन, यानी कि मध्यमान क्या होता है। मध्यमान जो होता है इसी को मीन कहते हैं। मध्यमान मीन होता है और मध्यांक जो है वो माध्य होता है। तो मध्यांक को माध्य कहते हैं और मध्य मतलब कि जो है मध्यमान को हम मीन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज क्वार्टाइल डिवीजन डेविएशन, यानी कि चतुर्थांश विचलन का क्या मतलब होता है। डिफाइन रेंज, प्रसार को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है राइट द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक जो है डिफरेंस मेथड, यानी कि आपसे कह रहा है कि स्थान क्रम विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पाई चार्ट को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द पाई चार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी सामान्य संभाव्यता वक्र से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। वही 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था शिक्षा में सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है, और इसके अलावा वर्ग अंतराल क्या है, व्हाट इज क्लास इंटरवल। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की जाए, यहाँ से नोट दिया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 6 मार्क्स। यानी आपसे कह रहा है कि आपका 6 नंबर का एक प्रश्न है, 4 प्रश्न को मिलाकर के करने हैं, 24 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले हैं। इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक अंक जो है प्रश्न आपका 6 अंकों का है। प्रश्न आप देखेंगे ये लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखेंगे इनको। ऐसे है डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सांख्यिकी की उत्पत्ति एवं इसके विकास के इतिहास का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू नो अबाउट मीडियन, यानी कि माध्यिका से आप क्या समझते। मीडियन को माध्यिका कहते हैं और मीन को एक प्रकार से क्या कहते हैं, मीन को माध्य कहते हैं। ठीक है, समानांतर माध्य को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है। ठीक है, और मध्य माध्यिका जो होता है उसी को मीडियन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका डिस्क्राइब परसेंटाइल रैंक, शतांश क्रमांक का वर्णन कीजिए। शतांश क्रमांक को मैंने कल ही आपको समझा दिया था। शतांश क्रमांक जानते हैं क्या होता है, जिसको परसेंटाइल विधि कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितने परसेंट लोगों से पीछे या कितने परसेंट लोग उसके पीछे, उसी को परसेंटाइल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र की
महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन है। वहीं अगला क्वेश्चन आपका बहुलांक क्या होता है इसके बारे में बताएं। व्हाट इज मोड, बहुलक या बहुलांक किसे कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, माध्य विचलन का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द मीन डेविएशन, माध्य विचलन का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है डिस्क्राइब कोरिलेशन, सहसंबंध का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में पूछे गए थे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेक्शन सी यानी खंड सा की बात की जाए, यहां से आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट आपको दिया जाता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 450 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस का रीच 10.5 मार्क्स। ये पेपर बेसिकली आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है, ये बात ध्यान रखिए। किसी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंकों का है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिस्क्राइब बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन का क्या होता है। दंड आरेख, आवृत्ति दंड आकृति और वृत्त आरेख का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे महोदय, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न आ चुका है आपका, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित आकृति वितरण से माध्यिका की गणना कीजिए। देखिए माध्यिका की गणना आपको करने के लिए बोला गया है, ये सवाल है आपका। इस सवाल के बारे में मैं इसको हल नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसको बोर्ड पर लाना, सवाल को हल करना थोड़ा सा मुश्किल का काम था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ब्रीफ, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का विस्तार से वर्णन कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आपको चर्चा करनी थी, तो इतना आपका पेपर था। अब हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट परीक्षा में आए हुए हैं। तो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। बीए 5th सेमेस्टर का आपका 25-26 का पेपर है, पूर्णांक 75 नंबर का है। खंडा की बात की जाए तो उसमें आते लघु उत्तरीय प्रश्नों के हम बारे में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। देखिए मानक विचलन की बात की जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसको। यह केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि मीन से आंकड़ों, जो माध्य होता है उससे आंकड़ों के प्रसार यानी कि वेरिएबिलिटी या फैलाव को मापने की सबसे विश्वसनीय विधि होती है। किससे, किसी माध्य से आंकड़ों के प्रसार, आंकड़ों को फैलाने की या एक प्रकार से उसको मापने की एक विश्वसनीय तरीका होता है, एक विधि होती है मानक विचलन। ठीक है, यह माध्य की बात की जाए, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको चले। यह माध्य यानी कि माध्य से सभी स्कोरों के क्या करता है, यह जो मानक विचलन होता है, ये माध्य यानी कि मीन से सभी स्कोरों के विचलन यानी कि डेविएशन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। क्या होता है ये माध्य से सभी स्कोरों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। यह बताता है कि आंकड़े माध्य के आसपास कितने केंद्रित हैं, यानी माध्य के आसपास कितने जो है ज्यादा सेंट्रल है, उसके आसपास कितने हैं या कितने उससे फैले हुए हैं। माध्य के आसपास कितने और कितना उससे फैले हुए हैं, इसी चीज को बताता है क्या, मानक विचलन। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण क्या होता है इसके बारे में बताएं। देखिए आवृत्ति वितरण की बात की है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यह क्या करता है, आंकड़ों को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड करता है। आंकड़ों को या डाटा को, जानकारी को ये ऑर्गेनाइज करता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत उसको इकट्ठा करता है का एक तरीका होता है, जिसमें आंकड़ों के प्रत्येक मान यानी वैल्यू के सामने यह दर्शाया जाता है कि वह मान कितनी बार दोहराया गया है, उसकी आवृत्ति कितनी बार है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी हुई है, यानी कोई भी मान कितनी बार किसी उसमें आया है, उसी को आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति वितरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, विशाल और अव्यवस्थित यानी आंकड़े को संक्षिप्त करना, अर्थपूर्ण और समझने में आसान बनाना। ठीक है, विशाल और अव्यवस्थित आंकड़ों को संक्षिप्त करना, जो बड़े आंकड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा आंकड़े हैं, उनको छोटा करना,
उनको अगर वो अर्थ नहीं निकल रहे तो उनको अर्थपूर्ण करना और उनको समझने के योग्य बनाना, ये काम किसका होता है? ये काम ही इसका होता है। किसका? इसका होता है बेटा, ये काम होता है आवृत्ति वितरण का। ठीक है, कोई चीज फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं कि यदि 10 छात्रों के अंक दिए गए हैं तो 50 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाना कि 50 अंक कितने छात्र लेकर के आए हैं। 10 छात्रों के अंक दिए गए हैं, 50 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या यानी आवृत्ति को दर्शाना। ठीक है, इस तरीके से यह काम करता है आवृत्ति वितरण। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन, यानी मध्यमान क्या है? मध्यमान यानी मीन की बात की, यानी इसको माध्य भी कहते हैं। ठीक है, मध्यमान को मान मतलब कि मध्यमान मतलब होता है आपका माध्य। ठीक है, और मध्य का अंक होता है मीडियन यानी कि माध्यिका। तो समांतर माध्य जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे सामान्य और विश्वसनीय माप होता है। यह समूह के सभी स्कोरों का औसत होता है जो स्कोरों के कुल योग को स्कोरों की कुल संख्या यानी n से भाग देने पर प्राप्त होता है। अभी मैं इसको एक सवाल के रूप में बताता हूँ। इसका महत्व यह है कि यह समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला स्कोर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सवाल आपके लिए मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं खुद ही सवाल आपके बना करके देता हूँ, आप इसको हल करेंगे। देखिए समानांतर माध्य आपको निकालने के लिए ऐसे कुछ देगा। देखिए समानांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बात, आप पहले सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, अगर एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जैसे मान लेते हैं एक श्रृंखला दी गई है कि कहा गया कि दी गई श्रृंखला का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब श्रृंखला आपको दी गई है, क्या दी गई है? 1 2 4 6 9 3 11। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं समान 3 3 6 एक साथ संख्या दी गई है। ठीक है, अब ये कटे कि नहीं कटे इसको भगवान जाने, लेकिन इसको अभी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही आप सभी लोग बने रहे। 1 मिनट रुकिए, अभी क्लास चल रही है, अभी हम बात करते हैं। तो 1 2 4 6 9 और 3 या 11। ठीक है, ये मान लेते कोई संख्या दी गई है। ठीक है, अब ये संख्या आपकी दी गई है, दिख रहा है बिल्कुल ना? चलिए, दिख रहा है बिल्कुल ना? ये कोई संख्या दी दी, मान लेते ये संख्या दी गई। ठीक है, 3 3 6 एक साथ संख्या 11 दिया गया। अब कहा गया कि दी गई श्रृंखला का आपको समानांतर माध्य निकालना है। अब माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा? माध्य का सूत्र अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं, लाल कलर से लिख देता हूं, इस कलर से लिखता हूं। माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या समानांतर माध्य का सूत्र होता है। इसको अंग्रेजी में अगर देखें तो इसको ऐसे बनाते हैं, सिग्मा एक्स बटे एक्स या एन, सिग्मा एन बटे एन या सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, सिग्मा एन मतलब होता है संख्याओं का कुल जोड़। ठीक है, सिग्मा एन बटे एन या सिग्मा एक्स बटे एक्स कुछ भी कह सकते हैं आप। एक्स और एन यहाँ पर नंबर आप इसकी यानी पूरी संख्या है। अब यहाँ पर देखिए माध्य बराबर क्या होगा, अब निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर की संख्या कितनी है? 7। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, कुल संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ दो, तो इनमें सभी संख्याओं को जोड़े कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 + 4 + 6 + 9 + 3 + 11 और बटे में कितना लिखेंगे? बटे में चूंकि यहाँ पर 7 है, कुल संख्या कितनी है? 7 संख्या है तो 7 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए सभी को, 2 1 3। ठीक है, 3 और 4 4 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 36। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा? इसको जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 36 आएगा। आप फिर से जोड़ लीजिए, 36 बटे 7। ठीक है, 36 आएगा। 36 आप खुद ही जोड़ो, 36 आ रहा है। ठीक है, तो 36। इसके अलावा मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पर और हम रख लेते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने जो है 8 रख लिया, एक संख्या और रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक है, 4 एक और हम रख लेते हैं। ठीक है, 4 चूंकि वहां पर होगा अभी कट जाएगा तुरंत, तो 4 हमने रख लिया, तो 4 को भी जोड़ देते हैं। अब 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 को भी हम जोड़ लेते हैं और संख्या कितनी थी? अब संख्या यहाँ पर 7 नहीं बल्कि एक संख्या और हो चुकी है
8 हो गई। ठीक है, तो संख्या कितनी है यहाँ पर 8 हो गई है, तो बटे 8 होगा। अब देखिए सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैंने इसलिए कर लिया ताकि कट जाएगी भी तुरंत संख्या। ठीक है, अब देखेंगे 8 का नाम 8 और 8 पंचे 40, 5 से कट गया ना। अब बराबर क्या लिखेंगे 5, यानी उत्तर कितना है 5, यानी कि 5 जो है इनमें से क्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो कि समानांतर माध्य है। समानांतर माध्य को गणितीय भाषा में औसत भी कहा जाता है, एवरेज जिसको कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, बराबर बराबर भागों में बांटना ही एवरेज कहलाता है। अगर हम 5-5 रुपया, कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति हैं, इन 8 व्यक्तियों में 5-5 रुपया बांटेंगे तो 40 रुपया आपका हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 11 है, किसी के पास ठीक है 3 है। तो ऐसे में हमको यह ज्ञात करना है इस श्रृंखला से कि सभी को, यानी 8 लोगों को बराबर बराबर कितना रुपया दिया जाए कि उनको सभी को बराबर बराबर मिल जाए। तो 5-5 रुपया दिया जाएगा तो उनको बराबर बराबर मिल जाएगा। तो समानांतर माध्य ये भी बता देता है आपका। ये चूंकि गणित में जो एवरेज आप निकालते हैं, औसत निकालते हैं, वही औसत का ही सूत्र होता है। ठीक है, कितनी भी संख्या दी हो सभी को जोड़ लो, जितनी संख्या दी गई उससे भाग दे दो, आपका समानांतर माध्य जो है एक सामान्य समांतर माध्य निकल करके सामने आ जाता है। एक सरल सूत्र, सरल परिभाषा और सरल सवाल इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहीं पर अगर आपको और सरल तरीके से आपको लगाना हो सवाल तो आप दूसरा सवाल देख सकते हैं। जैसे मानते एक श्रृंखला है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी जोड़ने 15 आया। कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 से भाग दो, 5 का नाम 5 5 3 15, तो कितनी होगा 3 हो जाएगा। यानी कि 3 जो है आपका माध्य निकल आएगा। समानांतर माध्य कितना निकलेगा 3, इसका समानांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने माध्य को समझ लिया कि माध्य होता क्या है, और इसको लेकर के अगर सवाल दे दिया जाता है तो सवाल भी आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप ऐसे जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो। ठीक है, आप पढ़ते रहे, ऐसे आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, 1 मिनट रुकेंगे ऐसे। चले भाई, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, 5 आपका उत्तर चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका, तो ये आपका समानांतर माध्य मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन इन, चतुर्थांश विचलन क्या है। चतुर्थांश विचलन की अगर बात की जाए तो यह प्रसार यानी कि वेरिएबिलिटी को मापने की एक सरल विधि होती है, जिसे अर्ध अंतः चतुर्थक प्रसार भी यानी कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। यह तृतीय चतुर्थांश यानी कि Q3 और प्रथम चतुर्थांश Q1 के बीच की दूरी का आधा होता है। महत्व इसका यह है कि यह समूह के मध्य के 50% स्क्वायरों के फैलाव को दर्शाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे डिफाइन रेंज, प्रसार को परिभाषित कीजिए। प्रसार क्या है? यह प्रसार यानी फैलाव का सबसे सरल और अपरिष्कृत माप होती है। यह समूह में सबसे बड़े स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर और सबसे छोटे स्कोर यानी लोएस्ट स्कोर के बीच का अंतर को प्रसार कहा जाता है। समूह में या किसी भी संगठन में सबसे बड़ी स्कोर और सबसे छोटे स्कोर के बीच का जो अंतर होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को प्रसार कहा जाता है। सूत्र होता है इसका R बराबर H माइनस L, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू R। ठीक है, सीमा इसकी होती है, यह केवल 2 चरम स्कोरों पर निर्भर करता है, इसलिए यह पूरे वितरण का विश्वसनीय माप नहीं माना जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राइट द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, स्थान क्रम विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र बताएं। स्थान क्रम विधि से सहसंबंध का सूत्र की बात किया तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आंकड़े गुणात्मक हो या उनका क्रम यानी रैंक दिया गया हो। इसे स्पीयरमैन का रो कहा जाता है, या जो है सूत्र कहा जाता है। डिफाइन पाई चार्ट, पाई चार्ट को परिभाषित कीजिए। पाई चार्ट क्या है?
देखिए पाई चार्ट की बात की जाए तो यह आंकड़ों को वृत्ताकार रूप में आलेखी यानी ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका होता है। इसमें पूरे वृत्त यानी कि साइकिल को 100% या 360 डिग्री मान करके विभिन्न श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज को उनके अनुपात के अनुसार वृत्त के खंडों यानी कि स्लाइसेस के रूप में दर्शाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, पूरे वृत्त को 100% या 360 डिग्री का कोण मान करके विभिन्न श्रेणियों को उनके अनुपात के अनुसार वृत्तों के खंडों के रूप में उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं पूरे वृत्त एक पाई बना ली गई है, एक चार्ट है। अब इसको कितना अनुपात मान लेते हैं कि जो है सेब का अनुपात जो है 20% है, तो सेब यहाँ पर हो गया 30% किसको किसको मिल गया, इसको मिल गया 20% इसको मिल गया, जो है ये आम हो गया। ऐसे ही पाई यहाँ पर बना करके यहाँ पर मान लेते हैं 20% इसको किसी को मिल गया, किसी को जो आपका 36%, किसी को 40% इस तरीके से मिल गया है। ये पाई बना करके इसी को पाई यानी कि एक वृत्त के तमाम अपना परसेंटेज सबका बटा हुआ कितना ये है कितना ये है, इस तरीके से पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट को लेकर के तमाम सवाल भी पूछे जाते हैं। महत्व इसका यह है कि यह विभिन्न भागों की तुलना और पूर्ण रूप से पूर्ण से करने में सबसे उपयोगी होती है। ठीक है, बात ध्यान रखिए। What do you understand mean normal probability curve? सामान्य संभाव्यता वक्र से आप क्या समझते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र को एनपीसी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यह एक सैद्धांतिक घंटी के आकार का सममित यानी कि सिमेट्रिकल वर्क होता है। यह वर्क दर्शाता है कि प्रकृति और शिक्षा में अधिकांश मानवीय विशेषताएं जैसे बुद्धि, ऊंचाई, माध्य जिसको माध्य के आसपास केंद्रित होती हैं, और चरम स्कोर यानी कि बहुत कम या बहुत अधिक बहुत कम होते हैं। ठीक है, चरम स्कोर क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत अधिक भी हो सकते हैं। विशेषता यह है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों वक्र के केंद्र में एक ही बिंदु पर इसमें स्थित होते हैं संभाव्यता वक्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चुका नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता के बारे में बताएं। देखिए शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मूल्यांकन और मापन, छात्रों के प्रदर्शन यानी अंक, बुद्धि और योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, ताकि बच्चे क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उनका अंक, उनका मापन, उनकी बुद्धि लब्धि का मापन, उनकी एबिलिटी यानी योग्यता का मापन जो होता है, ये शिक्षा में सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हो पाता है। बच्चों का ऑब्जेक्टिव आकलन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। परिणामों का विश्लेषण करने के लिए भी जो है यही जानी जाती है। परीक्षा परिणामों, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और अनुसंधान डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए भी यही जानी जाती है। इसके अलावा भविष्यवाणी करने के लिए भी मतलब की प्रेडिक्टेशन करने के लिए भी जानी जाती है। छात्रों के भविष्य प्रदर्शन या व्यवहार की संभाव्यता की भविष्यवाणी करने के लिए भी जानी जाती है यह विधि। ठीक है, तुलना, विभिन्न समूहों और स्कूलों या शिक्षण विधियों की तुलना करने के लिए भी ये मशहूर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल क्या होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, जिसको सीआई कहते हैं, जब आंकड़े बहुत अधिक हो जाते हैं तो उन्हें सुविधाजनक समूहों में या श्रेणियों में बांटा जाता है, ताकि उसको हम दोबारा से पढ़े तो उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी पहली बार करने पर पड़ी थी। उनको सांकेतिकरण, वर्गीकरण के द्वारा उसको व्यवस्थित करते हैं। तो जब आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तो उन्हें सुविधाजनक समूहों या श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, इसी को वर्ग अंतराल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि 10 से लेकर के 19 तक, 20 से 29 तक, 30 से 39 तक, ये सब आपके वर्ग अंतराल इसी को कहते हैं। उद्देश्य इसका यह होता है कि आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वितरण जो है, आवृत्ति वितरण तालिका बनाई जा सके। प्रत्येक वर्ग अंतराल की एक निचली सीमा और एक ऊपरी सीमा होती है वर्ग अंतराल की, और उनकी फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है बड़े ही आसानी से यहाँ पर। तो आंकड़े जब व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से कर देते हैं। ठीक है, और अधिक व्यवस्थित करने का काम करता है। अब हम समझते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों के बारे में। इन खंडवा के प्रश्न, इनके किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 अंक का एक प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना होता है। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। सांख्यिकी की उत्पत्ति एवं इसके विकास के इतिहास का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी की उत्पत्ति और विकास
का इतिहास आज का नहीं है। सांख्यिकी का उपयोग न केवल आधुनिक काल से बल्कि ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सांख्यिकी का प्रयोग पहले इस अर्थ में नहीं होता था, दूसरे अर्थ में होता था। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए महाशय, तो शाब्दिक अर्थ सांख्यिकी शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकला हुआ है। स्टेटस का मतलब होता है राज्य, या इतावली भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है राजनेता। वहीं से स्टेटिस्टिक शब्द आया हुआ है। प्रारंभिक उपयोग इसका जो होता था सांख्यिकी का सबसे पहला उपयोग राज्य की आवश्यकताओं के लिए किया गया, यानी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांख्यिकी का पहली बार उपयोग किया गया। प्राचीन काल में राजा जनसंख्या, करों और भूमि से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करते थे, यानी जो टैक्स वगैरह होता था उसका, और जो जनता होती थी, ठीक है, उनका जनसंख्या का आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता था, ताकि वे अपनी सैन्य और राजस्व नीतियों को बना सके। और इस तरीके से वो जो है सांख्यिकी का उपयोग राजा की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या और राज्य के जो क्रियाकलाप हैं उन सभी के लिए प्रयोग किया जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? उसको विस्तार से मैंने आपको बताया है, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि वे अपनी सैन्य और राजस्व नीतियों को बना सकें और अच्छे तरीके से चीजों को समझा सकें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। 17वीं शताब्दी, संभाव्यता का सिद्धांत। जब दूसरा विकास हुआ, इसका शुरू हुआ 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो संभाव्यता का सिद्धांत जो था, जुए से संबंधित समस्याओं को हल करने में, जुआ मतलब होता है जो चौसर वगैरह खेला जाता था, जुआ खेलते समय सांख्यिकी का प्रयोग करते थे लोग। ठीक है, तो उसको जो समस्याएं होती थी सांख्यिकी, उसमें जुए के दौरान उसको सॉल्व करने में पास्कल और फर्मा यानी फॉर्मेट जैसे गणितज्ञों ने संभाव्यता के सिद्धांत की नींव रखी। संभाव्यता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसकी नींव रखी। और इसका प्रयोग तो संभाव्यता के रूप में होना शुरू हो गया था कब, जो है 17वीं शताब्दी में, संभाव्यता का सिद्धांत। अब आई 18वीं शताब्दी यानी 1700 के बाद की स्थिति। राजकोषीय सांख्यिकी का विकास यहां पर हुआ। इस काल में सांख्यिकी का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कार्यों और जनसंख्या अध्ययन के लिए होता रहा। ठीक है, और इस तरीके से यहां से थोड़ा बहुत चीजें मिलनी शुरू हुई। फिर इसके बाद में आता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी की बात करें तो वैज्ञानिक आधार मिला इसको। इस सदी में कार्ल पियर्सन नाम के एक विद्वान हैं जो सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, उनका समय आता है। उन्होंने कोरिलेशन के बारे में चर्चा करी, सहसंबंध के बारे में विस्तार से बताया। कोरिलेशन, प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन और मानक विचलन जैसे गणितीय उपकरणों का विकास किया, जिससे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मान्यता मिली। इसीलिए इनको जनक कहा जाता है सांख्यिकी का। किसको जनक कहते हैं सांख्यिकी का बेटा? सांख्यिकी का जनक कहा जाता है किसको? इन्हीं को कहा जाता है। इसको कार्ल पियर्सन को, ये बात आप ध्यान रखें, किसको कहते हैं? कार्ल पियर्सन को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर आता है 20वीं शताब्दी का समय, अब का समय। अब तो 21वीं चल रही, 20वीं शताब्दी। आधुनिक सांख्यिकी यहाँ पर उदय होती है। एक फिशर नाम के विद्वान हैं, उनको आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। कार्ल पियर्सन को भी जनक माना जाता है, लेकिन इनको जो है आधुनिक सांख्यिकी का, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है ए फिशर को। उन्होंने कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग किया और प्रयोगों के डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और प्राक कल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे प्राक कल्पना होती है किसी रिसर्च वगैरह में बनाई जाती है। जैसे हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, उस दौरान हम एक प्राक कल्पना का निर्माण करते हैं। प्राक कल्पना का मतलब होता है एक ऐसी धारणा बना लेते हैं, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा चीज जिससे हम रिसर्च कैसे करना है, किन किन मुद्दों से होकर के हमको रिसर्च में आगे बढ़ना है, इसका हम जो है पहले से खाका तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राक कल्पना। तो प्राक कल्पना परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तरीके विकसित किए गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा में प्रवेश। शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण और शैक्षिक मापन के विकास के साथ शुरू हुआ, जिसने सांख्यिकी को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा में सांख्यिकी का उपयोग शुरू हो चुका है और आज जो है ये बहुत ही एक जबरदस्त जो है पोजीशन पर है सांख्यिकी। बिना सांख्यिकी के तमाम प्रकार की गणनाएं संभव नहीं है आज।
तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट मीडियन? माध्यिका से आप क्या समझते हैं, बताएं। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है और माध्य को मीन कहा जाता है। माध्यिका को मध्य का अंक कहा जाता है और माध्य को मध्य का मान कहा जाता है। परिभाषा बात की जाए माध्यिका की, तो माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप होता है। वैसे केंद्रीय प्रवृत्ति को अंग्रेजी में सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती बेटा, इसके ही दो मतलब कि इसके माप होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए तो इसके 3 माप होते हैं। इसमें बेसिकली आपका समानांतर माध्य, समानांतर माध्यिका और बहुलक तीनों आते हैं। ठीक है, तो जो माध्यिका होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो किसी भी वितरण को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करता। जब स्कोरों को आरोही या अवरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अभी मैं एक सवाल लगा करके आपको बताऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा डाउट कि किस तरीके से किया जाता है। माध्यिका वह स्कोर होती है जिसके ऊपर 50% स्कोर होता है और जिसके नीचे भी 50% स्कोर होता है, यानी ये बीच का एक अंक होता है, इसीलिए इसको बीचांक या मध्यांक भी कहा जाता है। माध्यिका को मध्य का अंक कहते हैं, मध्यांक। ठीक है, क्योंकि ये इससे जैसे एक श्रृंखला है तो श्रृंखला में जितने जैसे 1 2 3 शब्द इधर रहेंगे, ये बीच का इलाका, तो ये माध्यिका हो जाएगी। तो इसके 3 पीछे भी रहेंगे, 3 आगे है तो 3 पीछे, 4 पीछे है तो 4 आगे रहेंगे, 5 आगे है तो इस तरीके से 5, यानी बीच का जो ये अंक है इसी को माध्यिका बोलते हैं, तो इसी को मध्यांक कहते हैं। इसको निकालने का सूत्र होता है n/1/2वां पद का मान। ठीक है, अभी मैं सूत्र के हिसाब से एक प्रश्न को आपको सॉल्व करवाऊंगा, जैसे हमने समानांतर माध्य के उसको पढ़ा था। बहरहाल इसके हम माध्यिका की विशेषताओं को समझते हैं। स्थानिक और औसत। स्थानिक औसत, ठीक है, पोजिशनल एवरेज, यह केवल स्कोरों के स्थान पर निर्भर करती है, ना कि उनके वास्तविक मूल्य पर। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि चरम स्कोरों से अप्रभावित होती है। माध्यिका पर वितरण के चरम यानी बहुत बड़े बहुत छोटे स्कोरों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जो इसे माध्य यानी मीन से बेहतर बनाता है। यानी कि माध्यिका से बेहतर है माध्यिका, माध्य से बेहतर है माध्यिका। जब आंकड़ों में विषम फैलाव होता है तो ऐसे में यही काम आता है माध्यिका ही। अगली विशेषता आलेखीय गणना होती है। इसकी गणना संचयी आवृत्ति वक्र यानी कि ओगिब्स से आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा खुले सिरे वाले वितरण, जब वितरण में खुले सिरे यानी कि ओपन इंड क्लासेस जैसे कि 100 से ऊपर होते हैं तो माध्यिका ही केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीजों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे देखेंगे तो ये होता है आपका माध्यिका। तो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे उपयुक्त माप जो है ये आपकी क्या होती है, यही माध्यिका ही होती है। ठीक है, माध्यिका को मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको इसका पूरा सॉल्व करवाता हूं कि माध्यिका को कैसे निकाला जाता है। इसको बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं एक श्रृंखला मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि 4 6 9 12 37 19 3 20 और 10, 3 3 6 3 9। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं महोदय, मान लेते हैं कोई श्रृंखला दी है। ठीक है, अब पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला का माध्यिका निकालिए या मध्य अंक ज्ञात कीजिए। मध्य का अंक पूछे या माध्यिका पूछे, बात एक ही है। ठीक है, तो 4 6 9 12 37 19 3 20 और 10, इस श्रृंखला के बारे में आपको बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। अगर माध्य निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं बटे 9 कर देंगे, सभी को जोड़ करके और बटे 9 कर देंगे, जो निकलेगा वो माध्य होगा आपका। माध्य बड़ा आसान है, लेकिन माध्यिका का सूत्र होता है, यहीं पर लिखिएगा आप सभी लोग। माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे महोदय, लिखिए माध्यिका बराबर क्या होता है। माध्यिका का क्या सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है,
n क्या है, कितनी संख्या है। तो आप देख लो कितनी संख्या है। लेकिन सबसे पहले बात, ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चंस है। अब इसको आपको करना क्या पड़ेगा, एक लाइन आपको हल करने के लिए इस श्रृंखला को आपको हल करना है। अब करना क्या है बेटा, ये आपका एक लघुत्तरीय क्वेश्चन से मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे उनको, ठीक है। जैसे 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4। अब देखिए इनमें से हम चाहे तो आरोही क्रम में लिख लेंगे या तो अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्या होता है, इसमें श्रृंखलाएं जो कि आप देखते हो उबड़ खाबड़ दी गई है। 3 छोटा है, बीच में दिया गया है, फिर 4 इस तरीके से। यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को आगे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम घटते से बढ़ते क्रम की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखते बाबू, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 3। हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसको 3, सबसे छोटी संख्या तो 3 आपकी हो गई। अब इससे बड़ी कौन सी, 3 से बड़ी कौन सी, 3 से जस्ट बड़ी 4। यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, ठीक है। 4 से जस्ट बड़ी कौन सी है, 4 से बड़ी कौन सी, 5 है नहीं, यानी कि 6। हमने 6 को भी इंक्लूड कर लिया। फिर 6 से बड़ी कौन सी है, 7 है नहीं, आपका 9 है, ठीक है, तो 9 लिख लिया। 9 से बड़ी कौन सी यहाँ पर दिखाई पड़ रही, तो 9 भी हो गया आपका। 9 से बड़ी आपकी 10 है, ठीक है। फिर 10 के बाद में कौन सी बड़ी, 10 से बड़ी कौन सी आपकी 12 दिख रही, 12 लिख लिया हमने, ठीक। 12 से बड़ी कौन सी संख्या है पर 19 है, 19 को लिख लिया। 19 से बड़ी कौन सी है, 20 है, 20 को लिख लिया। बचा कौन आपका सबसे लास्ट में, 37। 37 को हमने भी लिख लिया। यानी कि आपकी ये श्रृंखला आपकी अब एकदम से सीरियल में हो गई। सबसे छोटी संख्या 3, यानी श्रृंखला हमने क्या बनाई, 3, 4, 6, इस तरीके से पूरी श्रृंखला बन गई। अब करना क्या है, अब फार्मूले पर रख दो। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1 बटे 2वें पद का मान। ये बात ये ध्यान रखिए, 2वें पद का मान, इसी से उत्तर आएगा, इसी से उत्तर आएगा सॉरी इसी से उत्तर आएगा बेटा। कैसे आएगा, अब देखो, n कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, देखें पहले नंबर पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या है, 9 संख्या, 9। तो 9 क्या होगा, n कितना हो जाएगा, 9। n बराबर कितना है, 9। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, 9 प्लस 1 सूत्र से ही आता है, 1 जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ दिया, बटे 2, ठीक है। वे पद का मान आप जान लीजिए पीछे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 और में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 10। 10 लिख लीजिए, बटे 2 कर लीजिए, 10 बटे 2, 2 से भाग करिए 10 में, 2 1 9 2, 2 पंचे 10, ठीक है। कितना आया, 5 आया। यहाँ पर 5 नहीं आया, 5वें पद का मान क्या आया, 5वें पद का मान, पद का मान। उत्तर अभी 5वें पद का मान ये नहीं आया, उत्तर उत्तर क्या आएगा। अब दी गई श्रृंखला में आप देखिए 5वां पद कौन सा है, इस श्रृंखला का आप कोई मतलब नहीं है, ये श्रृंखला खत्म। अब क्योंकि आपने इसको बढ़िया तरीके से सजा लिया, तो आंकड़ा ये श्रृंखला आपकी ये है। इसमें देखना है कि 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। चाहे इधर से 5वां नंबर देख लो, चाहे इधर से 5वां नंबर देख लो, एक ही संख्या आएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें पर कौन सा आ रहा, 10 आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर अगला आप देखेंगे, वहीं पर अगला आप देखेंगे, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वें नंबर पर आपका 10 ही आएगा। यानी कि ये मध्य का अंक है। मध्य का अंक आप देखें, 4 संख्या इसके मतलब कि 2, 2, 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है। इसको आप इतने सूत्र से ना भी हल करें तो भी अगर छोटी सी श्रृंखला दी गई होगी तो मध्य का अंक ऑटोमेटिक आपका निकल आता है, क्योंकि 4 इधर होंगे, 4 ही उधर होंगे। अगर 5 उधर है तो 5 इधर भी होंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, तो ये आपका होता है। क्योंकि ये छोटी संख्या, छोटी श्रृंखला मैंने दी थी, इसलिए आप देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए जानी जाती है। अब मान लेते 1 लाख संख्या दी गई है, बहुत ज्यादा संख्या 1000 संख्या दी गई है, तो क्या सभी संख्याओं को आप देख पाए कितना उधर है कितना इधर है, बीच की संख्या पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में ये सूत्र आपका काम आता है। इस सूत्र की सहायता से आप बहुत कुछ लंबी लंबी श्रृंखलाओं को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे देखा, जितनी तो ये जितना इसके 50% इधर है तो 85% इधर है। आपने जैसा ऊपर मैंने आपको बढ़ाया था, इस तरीके से इस सूत्र को आपको हल कर लेना। तो 5वें पद का मान क्या होगा, 5वें पद का मान 10 है, तो लिखेंगे बराबर 10, अर्थात 10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ANSWER लिख लीजिएगा, आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। अतः दी गई श्रृंखला की माध्यिका 10 है, ठीक है। 10 यानी कि ये 10 जो अंक दिया हुआ है, यही 10 इसकी माध्यिका है, इसके मध्य का अंक है इस श्रृंखला का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये 2 सवाल माध्य के और माध्यिका के, ये आपके क्लियर हो गए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते थे क्लियर हो गए। अब यही पर एक चीज और जान लीजिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। 99 84 039 139 पर SMS करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ जाइएगा। क्या SMS करना है, आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम,
अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मान से 5th सेमेस्टर में है तो आप 5th सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या की गई, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा 5th सेमेस्टर का। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। इसी 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स, क्योंकि वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे लेकिन पीडीएफ नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलता, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और आगे भी पढ़ना है तो 100 रुपए फीस तो आपके लिए किसकी है, 5th सेमेस्टर की है। इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए मात्र फीस जमा कर देनी है और 5th सेमेस्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, को करिकुलर का भी मिल जाएगा और दोनों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि गुरुजी 5th और 6th दोनों सेमेस्टर का हम एक साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरा बी आप ही से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 5th और 6th सेमेस्टर का हमारा पैसा कितना लगेगा, आपका जो है 200 रुपए नहीं लगेगा, केवल 150 रुपए। चूंकि अभी ऑफर चल रहा है, केवल 150 रुपए नहीं 50 रुपए की छूट कर दी गई है। जो बच्चे इकट्ठा लेंगे 5th और 6th सेमेस्टर का, उनके लिए मात्र 150 रुपए फीस रखी गई है। और जो बच्चे अलग अलग लेंगे उनके लिए जो है आपका फीस पड़ेगा 200 रुपए। यानी कि अभी 5th सेमेस्टर का लेंगे तो आपका 100 रुपए पड़ेगा और फिर आगे आप बाद में आएंगे फिर से आप लेंगे अगर 6th सेमेस्टर वाला तो भी फीस आपकी उतनी ही पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपए, तो 200 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। ऐसे में क्या है कि आप जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे और भी सब्जेक्ट का पीडीएफ, इसके पेपर पिछले साल के कई विश्वविद्यालय के, अब की साल के पेपर तमाम सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में सब मिलते रहते हैं और 6th सेमेस्टर की उसमें क्लासेस भी मिलती रहेंगी, यानी कि 6 महीने तक आप 6th सेमेस्टर में जुड़े रहेंगे। यानी 150 अगर पेमेंट कर दे तो पूरा आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा जब तक आप उससे हमसे जुड़े रहेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। तुरंत एसएमएस करें और तुरंत हमारे से जुड़ जाएं। मात्र और मात्र 150 रुपए में 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बारीकी के साथ अपनी चीजों को समझा और जाना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, शतांश क्या है। शतांश माने परसेंटाइल, डिस्क्राइब परसेंटाइल रैंक, शतांश क्रमांक का वर्णन कीजिए। देखिए शतांश क्रमांक क्या होता है, परसेंटाइल रैंक परिभाषा, किसी व्यक्ति का शतांश क्रमांक वह प्रतिशत होता है जो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति के स्कोर से कम स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटाइल उसी को बताया जाता है, परसेंटाइल उसी को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, यदि किसी छात्र का स्कोर 85 है और उसका शतांश क्रमांक कितना है, 90 है, वही 90% लोगों से अधिक नंबर पाया हुआ है, 90% लोग उससे पीछे हैं। ठीक है, केवल 10% लोग ही उससे आगे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 90% छात्रों ने उस छात्र से कम या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और केवल 10% लोग उससे ज्यादा नंबर पाए हुए हैं। तो परसेंटाइल ये बताता है, शतांश जिसे कहते हैं। जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा में शतांश का अंक जो होता है वो ये शतांश वाली विधि से ही नापा जाता है। शतांश क्रमांक का महत्व यह है कि व्यक्तिगत तुलना या किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को पूरे समूह के संदर्भ में आसानी से समझने में मदद करता है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति समूह में कहां खड़ा हुआ है। ठीक है, सहज व्याख्या, यह स्कोर की तुलना में अधिक बोधगम्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे 80 अंक का अर्थ अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग हो सकता है, लेकिन 25वां शतांश क्रमांक हमेशा बेहतर प्रदर्शन को ही दर्शाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। शैक्षिक उपयोग, इसका उपयोग प्रवेश परीक्षाओं में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में, बुद्धि परीक्षणों में और उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों की व्याख्या करने के लिए बड़े पैमाने पर आज परसेंटाइल विधि का प्रयोग किया जाता है। परसेंटाइल निकाली जाती है, उसी के आधार पर ही जो है जॉब वगैरह भी आजकल दी जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड पर यह है, यानी मानकीकरण, परीक्षणों के मानकीकरण में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। सामान्य संभाव्यता वक्र यानी कि एनपीसी की महत्वपूर्ण विशेषताएं, समरूपता की जो है सिमेट्री, यानी कि समरूपता की बात करें तो वक्र बिल्कुल सममित होता है। यदि वक्र को मध्य बिंदु से मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, एक ऐसा वक्र बनता है। इसका अर्थ यह है कि माध्य के दोनों ओर फैले स्कोरों की संख्या और स्वरूप कैसे हैं, बराबर हैं, समान है। ठीक है, इसी को बोलते हैं समरूपता वक्र। वक्र बिल्कुल सममित होता है,
यदि वक्र को मध्य बिंदु से मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे कि मानते हैं एक वक्र है, एक जो है एक समेत एक वक्र मान लेते हैं, तो इसको मध्य बिंदु से अगर मोड़ा जाता है यहाँ से, दोनों को एक प्रकार से एकदम से यहाँ से मोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, यानी कि एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोनों ओर फैले स्कोरों की संख्या और स्वरूप जो है समान होते हैं, इसीलिए इसको समरूपता कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का समान संपाती होता है ये। एनपीसी में माध्य, मीन, माध्यिका मीडियन और बहुलक यानी मोड तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति में सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होते हैं, एक जो मतलब कि एक ही बिंदु पर होते हैं, जो वक्र का केंद्रीय शीर्ष यानी पीक होता है, ऐसा यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का संपाती होता है कौन, ये जो वक्र होता है वो। ठीक है, कौन सा वक्र, संभाव्यता वक्र, समान संभाव्यता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, घंटी के आकार का यानी कि बेल शेप्ड वक्र का आकार एक सुंदर घंटी जैसा होता है, जिसका उच्चतम बिंदु केंद्र में होता है और किनारों की ओर धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। अंतरस्पर्शी की बात की जाए, अगली विशेषता क्या है इसकी, अंतरस्पर्शी वक्र की दोनों भुजाएं यानी टिल्स आधार रेखा यानी बेस लाइन को कभी नहीं छूती, बल्कि अनंत की ओर बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है कि शून्य या अनंत स्कोर प्राप्त करने की संभावना सैद्धांतिक रूप से हमेशा बनी रहती है। ठीक है, निश्चित वक्र क्षेत्रफल माध्य से मानक विचलन के संदर्भ में वक्र के क्षेत्रफल का एक निश्चित अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुलक क्या है, व्हाट इज मोड, मोड किसे कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की एक माप है बहुलक। बहुलक की बात की जाए तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो किसी वितरण में, किसी श्रृंखला में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती जिस संख्या की, उसी को बहुलक कहा जाता है या बहुल अंक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड यह वह स्कोर होता है जो समूह के अधिकांश सदस्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे आप समझे इसको, स्कोरों का एक सेट है, मान लेते हैं 10, 12, 15, 15, 15, 18, 20 स्कोर का एक सेट है। इसमें 15 आपका बहुलांक होगा, क्योंकि इसमें एक बार 15, दो बार 15 और 3 बार 15 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 जो है बहुलक हो जाएगा। ऐसे ही एक श्रृंखला दी है, 1, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 6, 4, 8। अब इस श्रृंखला में बताएं कि जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे पूछेगा इस श्रृंखला में बहुलक क्या है, देखिए 4 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार 4 आ चुका है, यानी कि 4 जो है ये बहुलक है। ठीक है, 4 बार आ चुका है, जैसे 5 बार हो सकता है एक बार और 4 दिया हो या 3 ही बार दिया हो, 4 क्या है, बहुलक है यहाँ पर। ठीक है, दी गई श्रृंखला में 4 जो है बहुलक है, क्योंकि इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, ये कई बार प्रयोग में आया हुआ है, इसीलिए इसको बहुलक कहते हैं। बहुलक की विशेषताएं लिखिएगा, स्थूल माप, क्रूड मेजर या केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल और सबसे कम विश्वसनीय माप माना जाता है। सबसे विश्वसनीय माध्यिका होती है, उससे कम माध्य होता है और सबसे कम आपका होता है ये बहुलक, क्योंकि यह केवल एक या कुछ स्कोरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बस इसका उत्तर आ जाता है। गणना में आसानी होती है, अवर्गीकृत डेटा में इसे केवल निरीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। केवल बस आप जैसे श्रृंखला में आपने देखा कि भाई इसमें तो 4-4 आपको दिख रहा है, या आपने 15 देखा, 4-5 बार 3 बार आया हुआ है, तो 15 बहुलक है, आपको देख करके निरीक्षण करके ही तुरंत आप पता कर पाएंगे कि बहुलक क्या होगा इसमें। लेकिन माध्य और माध्यिका में आपको थोड़ा हल करना पड़ता है। ठीक है, माध्य में भी आप तुरंत जो है बता सकते, थोड़ा हल करना पड़ेगा, माध्यिका में थोड़ा और आगे तक बढ़ना पड़ता है। इस तरीके से इसको देखने के बाद तुरंत उत्तर आ जाता है बहुलक का। बहुलक को देख करके तुरंत निर्धारित किया जा सकता है। सरल विधि है आलेखीय निर्धारण, इसे आवृत्ति आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसको, बहुलक को जो है किसके द्वारा, आलेखीय निर्धारण के द्वारा। आलेखीय निर्धारण इसे आवृत्ति आयत चित्र के द्वारा यानी हिस्टोग्राम के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसको, बहुलक को। बहुबहुलक, मल्टी मॉडल, किसी वितरण में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, जैसे कि द्विबहुलक जिसको कहते हैं, या फिर यूनि मॉडल या बायो मॉडल या मल्टी मॉडल कह सकते हैं उसको, यानी कि हो सकता है कई संख्याएं बहुलक की श्रेणी में। जैसे वहां पर एक 3 भी बहुलक था और 4 भी बहुलक था, जो श्रृंखला मैंने दी थी। उपयोगिता, इसका उपयोग अक्सर उन डेटा में किया जाता है जो गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कि लोगों की पसंद या राय।
हो सकता है कई लोगों की पसंद एक हो कि भाई आपने कितने को चुना, जैसे किसी की पसंद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से अपना अपना नंबरिंग सभी करते हैं, तो बहुलक वहां पर आपको दिखाई पड़ जाता है। 7वां प्रश्न है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द मीन डेविएशन, यानी कि माध्य विचलन का वर्णन कीजिए। देखिए माध्य विचलन क्या होता है, एमडी परिभाषा लिखिए। माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका या बहुलक से स्कोरों के परम विचलनों यानी एब्सोल्यूट डेविएशन का औसत होता है। ये इसमें विचलनों के योग करते समय ऋणात्मक चिन्ह की बात की जाए तो जो ऋणात्मक चिन्ह है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, केवल उनका निरपेक्ष मान लिया जाता है, ठीक है, और बाकी उसको जो है इग्नोर कर दिया जाता है। वितरण के फैलाव को मापना, यह स्पष्ट रूप से मानक विचलन जो होता है स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वितरण में स्कोर केंद्रीय बिंदु के चारों ओर औसतन कितना फैले हुए हैं, ठीक है, समझने में आसान होता है। इसकी अवधारणा और गणना सरल होती है, जिससे यह छात्रों और गैर सांख्यिकी विदों के लिए आसानी से समझ में आ जाता है। जबकि और भी चीज जो होती है सेंट्रल टेंडेंसी में थोड़ा सा और आप देखते हैं मानक विचलन हो गया या फिर और चतुर्थांक विचलन, वो थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों को, और जो है जो सांख्यिकी के बढ़िया ज्ञाता नहीं उनको समझने में दिक्कत होती है। सभी स्कोरों पर आधारित होता है जो माध्य विचलन होता है एमडी। यह प्रसार को मापने के लिए वितरण के प्रत्येक स्कोर का उपयोग करता है, जो इसे प्रसार की अन्य सरल विधियों जैसे कि रेंज से बेहतर बनाता है। वैज्ञानिक सीमा, वैज्ञानिक अनुसंधान में इसे कम विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि विचलनों के चिन्हों को नजरअंदाज करना एक गैर गणितीय प्रक्रिया है, इसलिए मानक विचलन को इससे बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो मानक विचलन जो होता है माध्य विचलन से काफी अच्छा होता है, लेकिन मानक विचलन इससे कठिन होता है माध्य विचलन से, ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब कोरिलेशन, सहसंबंध का वर्णन कीजिए। देखिए सहसंबंध कोरिलेशन क्या होता है, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परिभाषा। सहसंबंध एक सांख्यिकीय तकनीक है जो यह बताती है कि दो या दो से अधिक चर यानी वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स या चर किस हद तक और किस दिशा में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित कितने होते हैं, वही सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है। उदाहरण के लिए बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि के बीच क्या संबंध है, ये कोरिलेशन है, क्योंकि बुद्धि जो होती है और शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि के द्वारा ही शैक्षिक उपलब्धि जो है हासिल की जाती है, तो इनका क्या संबंध है, इन्हीं का दोनों का कोरिलेशन होता है। सहसंबंध के प्रकार, देखिए धनात्मक सहसंबंध एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक ऋणात्मक कोरिलेशन होता है। धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, जब एक चर में वृद्धि होती है दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, या एक चर में अगर कमी होती है तो दूसरे चर में दूसरे भी वेरिएबल में कमी होती है, दूसरे डाटा में भी कमी होती है। जैसे कि ऊंचाई और वजन जो है, अगर ऊंचाई बढ़ती है वैसे उससे वजन भी आपका बढ़ता है, यह आपका होता है धनात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन, जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे चर में कमी आती है। जैसे कि तापमान और आइसक्रीम की बिक्री, तापमान कम हो जाएगा तो आइसक्रीम की बिक्री कम हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तापमान और आइसक्रीम जो होता है जितना तापमान उसका होता है, तो यही सब चीजें। इसके अलावा शून्य सहसंबंध एक होता है जिसको आप कह सकते हैं जीरो कोरिलेशन, जब दो चरों के बीच कोई व्यवस्थित संबंध नहीं होता है, जैसे जूतों का आकार और बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता है, जूता किस आकार का इससे बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका होता है आपका शून्य सहसंबंध जिसमें कोई संबंध ही नहीं होता, ठीक है। एक में विपरीत संबंध होता है कि भाई वो घट रहा है तो एक बढ़ेगा, एक में क्या है आपका जो घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और एक में क्या है जूतों का आकार और बुद्धि यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते, जुड़े नहीं रहते। सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध की शक्ति को एक संख्यात्मक मान यानी कि कोफिशिएंट द्वारा व्यक्त किया जाता है जो -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। +1 जो होता है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, -1 पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है, और 0 जो होता है शून्य सहसंबंध को दर्शाता है। इसका महत्व क्या है, महत्व यह है सहसंबंध भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन करने और विभिन्न चरों के बीच उसके कारण और उसके प्रभाव
संबंधों के अध्ययन की दिशा निर्धारित करने में एक इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं। सेक्शन सी या खंड सा की अगर बात की जाए तो इसके प्रश्नों को समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका आ चुका है 9 नंबर, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिस्क्राइब बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन क्या है? दंड आरेख, आवर्ती दंडाकृति एवं वृत्त आरेख का वर्णन कीजिए। देखिए, आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन। परिचय। आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन एक विधि है जिसके द्वारा संख्यात्मक डेटा को रेखाओं के द्वारा, बिंदुओं, वक्रों या चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। महत्व उसका यह है कि यह जटिल आंकड़ों को आसान, आकर्षक और जल्दी समझने की योग्य बनाता है, जिससे तुलना और रुझानों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहला आपका दंड आरेख, बार डायग्राम क्या होता है? परिभाषा लिखिए बार डायग्राम की। यह एक विमीय आरेख है जिसका उपयोग असतत यानी कि डिस्क्रीट चरों या गुणात्मक श्रेणियों के आंकड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये आयत यानी कि आयत समान चौड़ाई के होते हैं। इसमें आयत की ऊंचाई ही आंकड़ों के मान यानी आवृत्ति यानी परसेंटेज आदि को दर्शाती है। आयत एक दूसरे से समान दूरी पर अलग अलग बनाए जाते हैं, कोई अंतराल इसमें नहीं होता। उपयोग विभिन्न स्कूलों में छात्रों की संख्या, विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना करने के लिए खास करके दंड आरेख का प्रयोग करके हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है आवृत्ति दंडाकृति या आयत चित्र, इसको आप हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए करते हैं? हिस्टोग्राम क्या है? यह एक प्रकार का दंड आरेख है जिसका उपयोग सतत यानी कि कंटिन्यूअस चरों के आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। विशेषताएं इसकी ये है, इसमें आयत एक दूसरे से सटे हुए नजर आते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि यह सतत वर्ग अंतराल यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स को दर्शाता है। आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग अंतराल की आवृत्ति को दर्शाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग बहुलक यानी मोड की गणना आलेखीय रूप से करने के लिए किया जाता है। उपयोग छात्रों के अंक वितरण, आयु समूह का वितरण आदि इसमें शामिल होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है तीसरा नंबर, अगला है वृत्त आरेख या पाई चार्ट। परिभाषा, यह आंकड़ों के कुल योग यानी कि होल के विभिन्न घटकों यानी पार्ट्स को वृत्त के कई क्षेत्रों या खंडों में जो है ये प्रदर्शित करता है। जैसे ये पाई चार्ट इस तरीके से आपका बनता है, जैसे कोई चीज है तो उसको कई भागों में बांट देता है, ठीक है, तो परसेंटेज हो गया पाई चार्ट इस तरीके से। विशेषताएं क्या है? पूरा वृत्त 360 डिग्री या 100% के बराबर होता है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल या केंद्रीय कोण उस घटक के अनुपात के अनुसार निर्धारित होता है। उपयोग इसका पाई चार्ट का किसी बजट में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का परसेंटेज बताने में, किसी देश में विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का अनुपात दिखाने के लिए पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पाई चार्ट को लेकर के बड़े काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, बात ध्यान रखिए। निष्कर्ष, आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन जटिल सांख्यिकीय निष्कर्षों को सरल, सहज और अस्थायी रूप से मस्तिष्क में बिठाने में अत्यंत सहायक होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ब्रीफ। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का विस्तृत वर्णन कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का संक्षिप्त वर्णन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी में वह माप होती है जो किसी समूह के आंकड़ों के केंद्रीय बिंदु या प्रतिनिधित्व मान को दर्शाता है। ये माप बताते हैं कि अधिकांश स्कोर कहाँ केंद्रित हुआ है, ठीक है। माध्य यानी मीन। परिभाषा की अगर बात की जाए, यह सभी स्कोरों का अंकगणितीय औसत होता है, जो माध्य होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप है क्योंकि यह वितरण के हर स्कोर पर आधारित होता है, माध्य। यह आंकड़ों के बीच बीजगणितीय विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह चरम स्कोरों यानी एक्सट्रीम एक्सोर्स में सबसे अधिक प्रभावित होता है, कौन? माध्य। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यिका। यह वह स्कोर है जो क्रमबद्ध यानी कि रैंक्ड वितरण को दो बराबर भागों में 50% ऊपर 50% नीचे में बांटती है, माध्यिका ये होती है। मैंने सूत्र सभी का समझा रखा है, n+1/2 पद का मान माध्यिका का सूत्र, और उसका सूत्र होता है कि जो है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, उसका सूत्र होता है। इसका सूत्र बेटा जो माध्य होता है, संख्या कुल संख्याओं को जोड़ लो और फिर जितनी संख्या उससे भाग दे दो, ठीक है, आपका निकल आएगा माध्य। विशेषताएं क्या है माध्यिका की? यह एक स्थानिक औसत यानी कि जो है पोजिशनल एवरेज है। यह चरम स्कोरों से कम प्रभावित होता है।
यह तब सबसे उपयोगी होता है जब वितरण जो है तिरछा हो और उसमें खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल हो। तीसरा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सेंट्रल टेंडेंसी में बहुलक यानी मोड। परिभाषा लिखे, यह वह स्कोर होता है जो किसी वितरण में सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक आवृत्ति वाला स्कोर को बहुलक कहते हैं। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अस्थिर और सबसे कम विश्वसनीय माप होता है बहुलक। इसे केवल निरीक्षण के द्वारा हिस्टोग्राम से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यह गुणात्मक डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जैसे किसी रंग की कार सबसे अधिक खरीदी गई, किस रंग की कार सबसे अधिक खरीदी गई, किस रंग की कार सबसे कम खरीदी गई, इन सभी को डाटा देखने से ही मतलब ये बहुलक आपको बता देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान कार्य और आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए माध्य सबसे बेहतर है। जब वितरण असामान्य यानी अबनॉर्मल हो तो माध्यिका सबसे अच्छी प्रतिनिधि मान देती है। अगर वितरण जो है एकदम सामान्य वितरण है तो सांख्यिकीय विश्लेषण में आप देखते हैं माध्य सबसे बेहतर है। लेकिन अगर असामान्य डाटा दिया हो, अबनॉर्मल चीजें हो, तो ऐसे में माध्यिका सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, और दैनिक जीवन या शीघ्र आकलन के लिए सबसे उपयोगी बहुलक होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन से आपका चुका 11 नंबर, शिक्षा में सांख्यिकी के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। शिक्षा में सांख्यिकी के प्रमुख कार्य, मेजर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। देखिए, सांख्यिकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अनिवार्य उपकरण है जो डेटा आधारित निर्णय लेने और शैक्षिक अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। इसके 4 प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते किसके किसके बेटा, सांख्यिकी के। सबसे पहला कार्य था डेटा का सरलीकरण और प्रस्तुतिकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यह सांख्यिकी का कार्य होता है। सांख्यिकी विशाल अव्यवस्थित यानी बड़ी संख्या में डाटा आंकड़ा है, अव्यवस्थित है। शैक्षिक डाटा है, जैसे छात्रों का अंक हो गया, उसको आवृत्ति वितरण यानी ग्राफिक्स यानी हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इन सभी के माध्यम से और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्य, माध्यिका और बहुलक के रूप में संक्षिप्त और सुसंगठित करती है। इससे क्या होता है, जटिल से जटिल डेटा को समझने में और जो है उसको अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो जाती है और उसको हम समझ पाते हैं। तुलना करते हैं, कंपैरिजन। सांख्यिकी विभिन्न समूहों जैसे 2 अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करने वाले छात्र, विभिन्न स्कूलों के प्रदर्शन या एक ही छात्र के विभिन्न विषयों में प्रदर्शन की वस्तुनिष्ठ तुलना करने में सहायता करती है। कौन, ये सांख्यिकी। सांख्यिकी के द्वारा हम तुलना करके ये जान पाते हैं कि बच्चा किस विषय में ज्यादा तेज है, किस विषय में उसको अभी और पढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए माध्य, मानक विचलन और सहसंबंध जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम जान पाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कौन से बालक पीछे हैं, कौन से बालक आगे हैं, इन सभी की जो है गणना करी जाती है। तीसरा कार्य होता है निष्कर्ष निकालना यानी कि कंक्लूजन। अनुसंधान में सांख्यिकी हमें नमूने यानी सैंपल के डेटा के आधार पर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। यह प्राक कल्पना परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के माध्यम से यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि कोई शिक्षण विधि प्रभावी है अथवा नहीं है, कौन सी शिक्षण विधि से अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं काम करती, तो सभी का जानकारी हमको मिल जाती है। और चौथा काम होता है हमारा सांख्यिकी का शिक्षा में क्या, भविष्यवाणी और संबंध को स्थापित करना, प्रेडिक्शन एंड स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, सहसंबंध को रिलेशन और प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके सांख्यिकी 2 चरों के बीच सहसंबंध को स्थापित करती है, जैसे आईक्यू और स्कूल के ग्रेड। इस संबंध के आधार पर एक चर जैसे प्रवेश परीक्षा के अंक के स्कोर से दूसरे चर यानी जैसे कॉलेज में सफलता के स्कोर की भविष्यवाणी की जा सकती है कि आज बच्चे ने इतना काम किया है, प्रवेश परीक्षा में इतने अंक अगर प्राप्त किए हैं तो वो कॉलेज में जो है जब उसका फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर वाला तो उसमें अच्छा अंक प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका जो है उसने एंट्रेंस एग्जाम में ही काफी अच्छा काम किया है। अगला क्वेश्चन आपका चुका 12 नंबर, मापन के विभिन्न स्तरों लेवल्स ऑफ मेजरमेंट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बताएं, वेरीफाई डिस्क्राइब द डिफरेंस लेवल ऑफ मेजरमेंट। देखिए, मापन के स्तर, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। सांख्यिकी में आंकड़ों को 4 विभिन्न स्तरों पर मापा जाता है। ये स्तर डेटा के प्रकार और उन पर लागू होने वाली सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। जैसे नामित स्तर, मापन के 4-5 स्तर होते हैं। ठीक है, एक होता है पहला आपका नामित स्तर, जिसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। यह मापन का सबसे निम्न स्तर होता है। इसमें केवल वस्तुओं को नाम या श्रेणी
दी जाती है बिना किसी क्रम या मात्रा के। उदाहरण के रूप में जैसे लिंग, पुरुष महिला, धर्म, ब्लड ग्रुप, इसमें केवल बहुलक यानी मोड की गणना की जा सकती है। नामित मपनी ये होती है, ठीक है। दूसरा है आपका क्रमिक स्तर या क्रमिक मपनी, ऑर्डिनल स्केल। इस स्तर को में श्रेणियां होती हैं, उन्हें एक क्रम में यानी एक रैंक दिया जाता है श्रेणियों को, लेकिन उनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस अर्थपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे दौड़ में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान जो होता है प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं वो सब क्रमिक स्तर होते हैं। छात्रों को नंबर जैसे ग्रेड 1 A+, B+, C+, ठीक है। इसमें माध्यिका की गणना की जाती है, किसमें? क्रमिक स्तर में माध्यिका की गणना करी जाती है। और आपका नामित मपनी में मोड का यानी कि बहुलक का उसमें प्रयोग किया जाता है। अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल, इस स्तर में क्रम होता है और श्रेणियों के बीच अंतर अर्थपूर्ण और समान होता है, जबकि उसमें ऊपर वाले में नहीं था। हालांकि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु यानी कि ट्रू 0 पॉइंट अनुपस्थित होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए तापमान सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापना, ठीक है। इसमें माध्य यानी मीन और मानक विचलन यानी कि एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो है एमडी यानी कि माध्य डेविएशन यानी कि मीन डेविएशन, दोनों की गणना की जा सकती है इससे। अगला होता है अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। इसकी अगर बात की जाए तो यह मापन का सर्वोच्च स्तर होता है अनुपात स्तर। अनुपात मपनी जो होती है, ठीक है, रेशियो स्केल जो होता है सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्रम, समान अंतराल और एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जिसका अर्थ है कुछ भी नहीं, ठीक है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, अंक, दूरी, इसमें सभी प्रकार की सांख्यिकीय गणनाएं, मीन, मीडियन, मोड, एसडी सब कुछ आ जाते हैं, यानी कि माध्य, माध्यिका, समांतर माध्य, स्टैंडर्ड माध्य, सब कुछ इसमें शामिल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मापन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मापनी ये 4 या 5 प्रकार की मापनी के बारे में आपने समझ लिया, जान लिया और विस्तार से हमने आपको बताया। इस सभी का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th और 6th सेमेस्टर की कोर्स के लिए फीस आपकी 5वां और 6वां सेमेस्टर अगर लेंगे तो 150 रुपए की फीस है, ठीक है। अगर केवल 5th सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए फीस है। केवल 6th सेमेस्टर का लेंगे तो आपकी 100 रुपए फीस है। लेकिन दोनों का अगर एक साथ लेते हैं तो आपके लिए 50 रुपए की कमी कर दी गई है, ठीक है। और आपको मात्र 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा 5th का सेमेस्टर का भी, और 6th सेमेस्टर की क्लास भी मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। तमाम प्रकार के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी 6th सेमेस्टर के आपको पहले से सॉल्व करवाते मैं नजर आऊंगा। इसमें आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आपका 6 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। यानी 6th सेमेस्टर में आपका को करिकुलर, मेजर, माइनर सब, मतलब माइनर तो होगा नहीं, 2 मेजर सब्जेक्ट ही होंगे और आपका को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा 6th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में क्या है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस था, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझा और पढ़ा, ठीक है। आपको बता दूं कि बेटा आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपोर्टेंट लेक्चर था ये। जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली होगा आपका, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बेलोस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, और कौन सा बच रहा है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और महाराजा सुहेलदेव का भी ऑब्जेक्टिव होगा, माँ विंध्यवासिनी का भी शायद ऑब्जेक्टिव सुनाई पड़ रहा है। तो इन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी पहले से पढ़ा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी अगर कोशिश रहेगी उसका ऑब्जेक्टिव भी अगर मिल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। हालांकि इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे और जुड़ने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। पुराना नंबर हमारा बंद हो चुका है 9161 वाला, उस पर आपको एसएमएस नहीं करना है। 9984 039 139 इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेजने हैं। 5वां और 6वां सेमेस्टर का कैसे आपको ग्रुप मिलेगा, देखें इसमें आपको मिलेगा कैसे, जैसे आप
इतना लिखकर के एसएमएस करेंगे, आपके पास एक इसके अंदर क्यूआर कोड भेजूंगा मैं। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, एक सेमेस्टर की फीस। अगर 5th और 6th का दोनों का ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए फीस 150 रुपए है। 150 रुपए में आप जो है 6 सेमेस्टर की क्लास पूरी और 5th सेमेस्टर का नोट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।